इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है आरएसएसबी बोर्ड द्वारा आज एनएचएम आयुष अधिकारी एग्जाम आयोजित किया गया था। तो इसमें जो आपके क्वेश्चन में पूछे गए थे उसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूं, पेपर सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं क्योंकि हमें जिस तरह से पेपर की पीडीएफ मिली है मैं आपको उसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। और पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर आरएसएसबी एग्जाम और आरपीएससी द्वारा जो भी एग्जाम आयोजित होते हैं उनके पेपर के सॉल्यूशन इस यूट्यूब चैनल पर करवाए जाते हैं। तो जैसा कि सबसे पहले मैं हिंदी सब्जेक्ट से जो आज के पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बारे में चर्चा करूंगा, और उसके बाद धीरे धीरे जीके, कंप्यूटर, इंग्लिश के बारे में भी चर्चा करूंगा। तो आप देख सकते हैं हिंदी से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा गया है सुमेलित वाला। अब सुमेलित में मैंने आपको पहले भी कहा है, आप अपना समय बचाने के लिए थोड़ा स्मार्ट तरीके से चेक कर सकते थे। जैसे कि आज के पेपर में मुहावरा पूछा गया है, कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड, एक साइड आपको मुहावरे दे रखा है, दूसरी साइड उस मुहावरे का अर्थ दे रखा। आपको सुमेलित करके करेक्ट आंसर बताना था। जैसे कि पहला दे रखा आंच न आने देना। अब आप सभी को मालूम है आंच न आने देना इस मुहावरे का अर्थ होता है तनिक सा भी कष्ट नहीं देना। तो तनिक कष्ट न होने देना, यानी कि पहले का चौथा। अब जब आप ऑप्शन चेक करते तो आपको पहले का चौथा ऑप्शन नंबर ए के अलावा किसी में देखने को नहीं मिलता। तो इससे आप आगे के चेक भी नहीं करते तो भी ये क्वेश्चन आपका राइट हो जाता और डायरेक्ट आप ए में गोला भर सकते थे। इससे क्या आपका एग्जाम में समय भी बचता है। तो मैं पहले भी बहुत बार जब मैंने आपके लिए क्लासें ली थी सीरीज, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि सुमेलित वाले क्वेश्चन में आपको कुछ इस तरह से सॉल्व करने होते हैं। पहला देखिए, अगर मेल हो रहा है तो आगे की चेक करने की भी आवश्यकता नहीं रहती है। तो आप देख सकते हैं आंच न आने देना का अर्थ होता है कनिष्ठ तनिक कष्ट न होने देना। इसके बाद है आग बबूला होना, इसका अर्थ होता है क्रोध से भर जाना, यानी कि पहला। आग में घी डालना, आग में घी डालना यानी कि क्रोध को और बढ़ाना। आपे से बाहर होना यानी कि बहुत क्रोधित होना, यानी कि चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हिंदी से पूछा है कि वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है, वो आपको बताना है। अब दृश्य यहाँ पर दे रखा है ये शुद्ध है, संग्रहित दे रखा है ये भी शुद्ध है, कृत्रिम दे रखा है ये भी शुद्ध है, लेकिन पैतृक दे रखा है ये अशुद्ध है, क्योंकि पैतृक होता है इसका शुद्ध शब्द। इसका मतलब सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि अशुद्ध शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो कट ऑफ के बारे में भी चर्चा करूंगा, इवनिंग में आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा इसी यूट्यूब चैनल पर, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम आप सभी से एनालिसिस करके पूछ सकते हैं कि पेपर का लेवल कैसा रहा और कट ऑफ कितनी तक जा सकती है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अगला क्वेश्चन है, परिभाषिक शब्द का अर्थ बताना था। शब्द है अपेंडिक्स, इसका परिभाषिक शब्द का हिंदी अर्थ क्या है। आपके पास ऑप्शन है परिशिष्ट, निकाय, जवाबदेही, तदर्थ। तो अपेंडिक्स का अर्थ होता है परिशिष्ट, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हिंदी से पूछा गया है कि भले लोगों के भी बुरे दिन आ सकते हैं, इस अर्थ के लिए सही लोकोक्ति क्या है। यानी कि यहाँ पर जो आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं उसमें लोकोक्तियाँ दे रखी है और उसका अर्थ है कि भले लोगों के भी बुरे दिन आ सकते हैं, तो वो लोकोक्ति कौन सी है। आपके पास ऑप्शन है चंद्रमा को भी ग्रहण लगता है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, घायल की गति घायल जाने, चंदन की चुटकी भली गाड़ी, भरा ना काट। तो इसका अर्थ होता है चंद्रमा को भी ग्रहण लगता है, जिसका अर्थ यह होता है कि भले लोगों के भी बुरे दिन आ सकते हैं, अच्छे लोगों के साथ भी बुरा हो सकता है, चंद्रमा को भी ग्रहण लगता है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी से पूछा गया कि शुद्ध वाक्य रचना को चुनिए। आपको वो वाक्य बताना है जो एकदम शुद्ध है। जैसे मुझे बेशुमार कष्ट उठाना पड़ा, तो कष्ट सहना पड़ा, ये गलत है। गोपाल तो निपट अनाड़ी है, ये भी गलत है। वे बड़े अच्छे अध्यापक है, ये एकदम सही है। उसे भारी प्यास लगी है, तो ये भी गलत है। इसका मतलब शुद्ध वाक्य है आपका वे बड़े अच्छे अध्यापक है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर संधि से निर्मित नहीं है। शिरोभूषण में स्वर संधि है, भावोद्रेक में भी स्वर संधि है, अभ्यर्थना में भी स्वर संधि है, लेकिन शुद्धोत्तेजन है, इसमें आपके स्वर संधि नहीं होगी। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर्यायवाची शब्द से पूछा गया है कि तलवार का पर्यायवाची शब्द क्या है। दुश्मन, निर्जर, शमशीर या वाहिनी। तो तलवार का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आपका शमशीर,
यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया, एक साइड वाक्यांश के लिए एक शब्द है और दूसरे साइड उनके अर्थ दे रखे हैं। अब आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर इसमें बताना था। तो इसमें सबसे पहले दे रखा है बहुत बोलने वाला। बहुत बोलने वाले का अर्थ होता है वाचाल, यानी कि जो बहुत ज़्यादा बोलता है। पहले का चौथा अब आप ऑप्शन में देखोगे तो आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है पहले का चौथा, और किसी में दे नहीं रखा है। हिंदी में दो सम्मिलित वाले पूछे हैं जो आसानी से हो चुके हैं। अगला है कम खर्च करने वाला। जो कम खर्च करता है उसे कहते हैं मितव्ययी। जो सरलता से प्राप्त हो उसे हम कहते हैं सुलभ। हंसी मजाक करने वाला उसे हम कहते हैं विदूषक। यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं जीके से क्वेश्चन। जीके से क्या पूछा गया, जैसे कि आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जीके से पूछा गया है कि निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से किसने भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है। यानी कि आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, KR नारायण, VV गिरी, शंकर दयाल शर्मा और प्रणब मुखर्जी। इन चारों में से कौन कौन से व्यक्ति हैं जो राष्ट्रपति के साथ साथ उन्होंने उपराष्ट्रपति का भी कार्य किया है। भले ही राष्ट्रपति पद पर नहीं कह रहे, यानी कि वो राष्ट्रपति भी रह चुके हैं और उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं, वो आपको व्यक्ति बताने हैं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा उसमें हो जाएंगे KR नारायण, VV गिरी और शंकर दयाल शर्मा। ये आपके भारत के राष्ट्रपति भी थे और उपराष्ट्रपति भी थे, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संविधान के अनुसार राज्य विधानसभा में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी। 15, 11, 17, 12। अब आपको मालूम है संविधान के अनुसार विधानसभा में जो सदस्य संख्या होती है, जैसे कि राजस्थान में कितनी होती है 200। तो इसमें जो मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की जो न्यूनतम संख्या है वो तो है 12 और अधिकतम होती है वो होती है 15%, यानी कि 30। तो अधिकतम तो आपको हो जाएगी 30 और न्यूनतम है वो 12। तो क्वेश्चन में पूछा है मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की न्यूनतम संख्या, तो 12 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पेपर की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है रामसर संधि का मुख्य उद्देश्य क्या है, निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनना है। पहला है कि आर्द्र भूमियों का संरक्षण और उनके सतत उपयोग को निश्चित करना, कृषि उत्पादन बढ़ाना, लुप्त प्राय प्रजातियों का संरक्षण या आर्द्र भूमियों में पर्यटन को बढ़ावा देना। तो रामसर संधि का मुख्य उद्देश्य है आपके आर्द्र भूमियों का संरक्षण और उनके सतत उपयोग को निश्चित करना, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 2023-24 में भारत में खाद्यान्न का उत्पादन कितना हुआ था। इसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। आपके पास ऑप्शन है 328.8 मिलियन टन, 350.0 मिलियन टन, 302.1 मिलियन टन या 313.2 मिलियन टन। इसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन, आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार देश में ज्वार के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है। तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा। तो आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार देश में ज्वार के उत्पादन में राजस्थान का जो स्थान है वो तीसरा है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर से क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा MS पावरपॉइंट 2024 टास्क फलक में उपलब्ध है। आपके पास ऑप्शन है वर्ड आर्ट, स्मार्ट लुकअप, गेटिंग स्टार्टेड, क्लिप आर्ट। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा गेटिंग स्टार्टेड है। ये आपके MS पावरपॉइंट 2024 टास्क फलक में उपलब्ध है, टास्क पैन में उपलब्ध है, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है MS वर्ड में कौन सी शॉर्टकट की रिप्लेस आदेश देने के लिए प्रयोग की जाती है। Ctrl+P, Ctrl+F, Ctrl+S या Ctrl+H। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा MS वर्ड में Ctrl+H शॉर्टकट कुंजी है, यह आपके रिप्लेस आदेश देने के लिए प्रयोग की जाती है, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है। आपके पास ऑप्शन है www, इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप नेविगेटर या फायरफॉक्स। तो इसमें जो www ये आपका वेब ब्राउजर नहीं है, ये आपके वेबसाइट का नाम होता है। www से किसी भी वेबसाइट को शुरू करते हैं तो वो www से शुरू होते हैं, ये वेब ब्राउजर नहीं है। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सामान्यतः अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ALU जिसे शॉर्ट में कहा जाता है उसके द्वारा किया जाता है। आपके पास ऑप्शन है बाइनरी संक्रियाएं, यानी कि जिसमें आपके अंक गणितीय और तार्किक निष्पादित करना, या गणनाओं के परिणामों को मेमोरी में संग्रहित करना, या मेमोरी से निर्देश प्राप्त करना, या निर्देशों के निष्पादन की अनुक्रमिका को नियंत्रित करना। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बाइनरी संक्रियाएं, जिसमें अंक गणितीय और तार्किक निष्पादित करना ही आपके अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट द्वारा किया जाता है। यही इसका कार्य है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कंप्यूटर से कि निम्नलिखित में से कौन सा कंट्रोल यूनिट का कार्य नहीं है। आपके पास ऑप्शन है अंक गणितीय संक्रिया अरिथमेटिक ऑपरेशन का संचालन करना, CPU घटकों के बीच डेटा प्रवाह का मार्गदर्शन करना, अनुक्रमिक निर्देशों के निष्पादन को नियंत्रित करना, एक प्रोग्राम में निर्देशों की व्याख्या करना। तो इनमें से जो अंक गणितीय संक्रियाएं का संचालन करना ये आपके कंट्रोल यूनिट का कार्य नहीं है, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल में ऑटोफिल फीचर का क्या कार्य है। जो ऑटोफिल फीचर है वो एक्सेल में क्या कार्य करता है। आपके पास ऑप्शन है वर्कशीट में वर्तनी की गलतियों को सुधारना, स्वचालित रूप से कक्षकों का स्वरूप बदलना, स्वचालित रूप से मानों या लेबलों की तार्किक श्रृंखला बनाना, वर्कशीट में मानों को बदलना। तो एक्सेल में ऑटोफिल फीचर का क्या कार्य होता है। ये आपके स्वचालित रूप से लेबल होते हैं, उनकी श्रृंखला है, सीरीज है, वो बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, सही मिलान कीजिए। एक साइड कार्यक्रम है और दूसरी साइड प्रारंभ की तारीख दे रखी है, आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर इसमें बताना था। सबसे पहले दे रखा है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। तो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आप सभी को मालूम है फरवरी 2013, यानी कि पहले का हो जाएगा तीसरा। पहले का तीसरा जब आप ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन नंबर डी के अलावा किसी में देखने को नहीं मिला। तो आज देख सकते हैं आज के पेपर में ये तीसरा सुमिलित वाला क्वेश्चन आया है जो कि एक ही ऑप्शन से सॉल्व हो रहा है। अगला है राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम जनवरी 2014 हो जाएगा। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जून 2011 हो जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन आपके अप्रैल 2005 हो जाएगा। इसका मतलब जो करेक्ट आंसर है इसमें आपका क्या हो जाएगा, तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने जीके से क्वेश्चन है कि राजस्थान में निम्न में से किस समाचार पत्र में गांधी जी के विचारों का प्रतिपादन होता था। आपके पास ऑप्शन है प्रभात, लोकवाणी, त्यागभूमि, जयपुर समाचार। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा त्यागभूमि समाचार पत्र में गांधी जी के विचारों का प्रतिपादन होता था, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सुमिलित कीजिए। इसमें भी आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। एक साइड सभा और संघ है और दूसरी साइड स्थापना का पूछा है। तो सबसे पहले दे रखा है राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब की गई है। तो राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना 1919 में हुई है, यानी कि पहले का आपका हो जाएगा तीसरा। अब आप ऑप्शन देखोगे तो पहले का तीसरा ए ऑप्शन, यानी कि ये चौथा क्वेश्चन सुमिलित वाला भी आपके एक ही ऑप्शन से सॉल्व हो रहा है। अगला है राजस्थान हरिजन सेवा संघ, तो इसमें हो जाएगा 1932। मारवाड़ सेवा संघ इसका हो जाएगा 1920 और देश हितैषणी सभा इसका हो जाएगा 1877, यानी कि तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने सुरक्षात्मक सिंचाई का उद्देश्य क्या है। खेती की जमीन के प्रति यूनिट एरिया में पानी की मात्रा को दुगुना करना ताकि कई फसलें उगाई जा सके, मिट्टी की उत्पादकता बढ़ाना, मिट्टी में नमी की कमी के बुरे प्रभावों से फसलों की रक्षा करना, ज़्यादा पैदावार पाने के लिए फसल के मौसम में मिट्टी में पर्याप्त नमी देना। तो सुरक्षात्मक सिंचाई का जो उद्देश्य है वो है खेती की जमीन के प्रति यूनिट एरिया में पानी की मात्रा को दुगुना करना ताकि कई फसलें उगाई जा सके। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने भारत में उत्तरी मैदानों में शीतकालीन वर्षा है वो किस चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है। अब आपको मालूम है भारत के उत्तरी मैदानों में जो शीतकालीन वर्षा वो पश्चिमी विक्षोभ से होती है और वो कहाँ से आती है, उत्तरी सागर से, भूमध्य सागर से, अरब सागरीय से या बंगाल की खाड़ी। तो इसमें आपका भूमध्य रेखीय हो जाएगा, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जीके से आपसे पूछा गया दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में कुल मांग को इन सब को जोड़कर तय किया जा सकता है, यानी कि कुल मांग को किसे जोड़कर तय किया जा सकता है। आपके पास ऑप्शन है स्वतंत्र उपभोग और स्वतंत्र निवेश, या स्वतंत्र उपभोग, प्रेरित उपभोग और स्वतंत्र निवेश,
या स्वतंत्र उपभोग, प्रेरित उपभोग और प्रेरित निवेश, या स्वतंत्र उपभोग, स्वतंत्र निवेश, प्रेरित निवेश। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में कुल मांग को स्वतंत्र उपभोग, प्रेरित उपभोग और स्वतंत्र निवेश को जोड़कर तय किया जा सकता है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत सरकार ने जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम कब लॉन्च किया? ये देखो 2 बार क्वेश्चन पूछ लिया है। अभी सुमिलित वाले में ये क्वेश्चन पूछा गया है और अभी फिर से ये क्वेश्चन पूछ लिया है। तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही करवाया था कि भारत सरकार ने जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जून 2011 में शुरू किया था, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई MNDY योजना का अर्थ क्या है? यहाँ आपको 4 ऑप्शन दे रखे, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, औषधीय प्राकृतिक चिकित्सा योजना, मुख्यमंत्री निदान दवा योजना या मुफ्त प्राकृतिक औषधि योजना। तो राजस्थान सरकार द्वारा MNDY योजना का अर्थ होता है मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगर आप इस क्वेश्चन को इंग्लिश में चेक करते हैं तो आप देख सकते हैं MNDY में ए में लिखा हुआ मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना। तो यानी कि जो करेक्ट आंसर आपका क्या रहेगा? ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस सबसे उपयुक्त और विशेषकर वेक्टर ग्राफिक्स को छापने के लिए बना है? प्लॉटर, डेजीविल, इंकजेट, डॉट मैट्रिक्स। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जो प्लॉटर है ये आपका आउटपुट डिवाइस सबसे उपयुक्त और विशेषकर वेक्टर ग्राफिक्स को छापने के लिए बना है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत रूस संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र 2025 कहां पर आयोजित हुआ? बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर। तो भारत रूस का संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र 2025 है ये आपके बीकानेर में आयोजित किया गया था राजस्थान के, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 सूची दे रखी है, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। यानी कि आरक्षित वन सबसे ज़्यादा कहाँ है, संरक्षित वन कहाँ है, अवर्गीकृत वन कहाँ है, और दूसरे साइड आपको पूर्वोत्तर राज्य आंध्र प्रदेश और हरियाणा दे रखा है। तो इसमें आरक्षित वन का हो जाएगा पूर्वोत्तर राज्य, संरक्षित वन का हो जाएगा आंध्र प्रदेश, अवर्गीकृत वन का हो जाएगा हरियाणा। यानी कि यहाँ पर जो दे रखा है ABC सुमिलित ही है, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस द्वारा ISB रिसर्च कैटलिस्ट अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया? अडानी समूह के संस्थापक गौतम अडानी को, आदित्य बिरला समूह के अध्यक्ष कुमार मंगलम को, इन्फोसिस के सह संस्थापक नारायण मूर्ति को, या विप्रो के संस्थापक अध्यक्ष अजीम प्रेम जी को। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस द्वारा ISB रिसर्च कैटलिस्ट अवार्ड 2025 से जो सम्मानित किया गया वो अजीम प्रेम जी जो कि विप्रो के संस्थापक अध्यक्ष है, इन्हें सम्मानित किया गया है। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कट ऑफ के बारे में भी हम चर्चा इसी यूट्यूब चैनल पर आपके लिए करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश से आपसे पूछा गया है, जैसे कि पैसिव वॉइस का पूछा गया है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। ही टीचेस अस हिंदी, इसका करेक्ट पैसिव वॉइस बताना है। आपके पास ऑप्शन है, इसमें से राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हिंदी इज टॉट टू अस बाई हिम, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। सी खालिस्तान, एट द एज ऑफ 80 इन 95 55 90 55। तो इसमें आपका डाइड आ जाएगा, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट स्पीच का पूछा गया है। यहाँ पर क्या दे रखा है, देयर आर 3 स्टेटमेंट्स मार्क्स फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी कि आपको 3 स्टेटमेंट पहला दूसरा तीसरा दे रखा है। अब यहाँ पर पूछा गया रीड देम एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन। जैसे कि मॉन सेड आई एम रेडी नाउ, ये एक तरह का आपको डायरेक्ट स्पीच लग रहा है। अब देखो ऑप्शन क्या है, पहला दे रखा है कि फर्स्ट इज द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ सेकेंड, ये गलत है, यानी कि ये कहना चाह रहा है कि पहला है ये इनडायरेक्ट स्पीच है दूसरे का, नहीं। दूसरा है सेकंड इज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ फर्स्ट, ये सही है, क्योंकि जो मॉन सेड आई एम रेडी नाउ है ये डायरेक्ट स्पीच है और इसका इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा मॉन सेड दैट ही वाज रेडी देन, तो ये सही है। इसका मतलब बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है, एंटोनिम पूछा गया है स्वैग, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? आपके पास ऑप्शन है स्मूथ, वाइल्ड, सिविलाइज्ड, डेंजर। तो स्वैग का जो उल्टा एंटोनिम होता है उल्टा
और सिनोनिम हो जाए उसके सिमिलर। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सिविलाइज, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में कुल प्रजनन दर अभी भी NFHS के 2.1 या उससे अधिक है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के सांख्यिकी परिशिष्ट के अनुसार? आपके पास ऑप्शन है 6, 7, 4, 5। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 5 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में कुल प्रजनन दर अभी भी NFHS के 2.1 या उससे अधिक है। और वो 5 राज्य कौन से हैं? एक है आपका बिहार, एक हो जाएगा आपका मेघालय, एक हो जाएगा उत्तर प्रदेश यूपी, एक हो जाएगा झारखंड और एक आपका हो जाएगा मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, संचारी रोग नियंत्रण कार्यक्रम में NLEP की फुल फॉर्म क्या है? आपके पास ऑप्शन है नेशनल लेप्रोसी एलिमिनेशन प्रोग्राम, नेशनल लेप्टोस्पिरोसिस इरेडिक्शन प्रोग्राम, नेशनल लेप्रोसी इरेडिक्शन प्रोग्राम या नेशनल लेप्रोसी एलिमिनेशन प्रोग्राम। तो NLEP की फुल फॉर्म संचारी रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत इसकी फुल फॉर्म है नेशनल लेप्रोसी इरेडिक्शन प्रोग्राम। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो हमें पेपर मिला है उसमें जो 40% वाला पार्ट पूछा गया उसमें से जितने हमें क्वेश्चन मिले हैं उसकी सॉल्यूशन मैंने आपको करवा दी है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी कट ऑफ के बारे में भी इसी यूट्यूब चैनल पर चर्चा की जाएगी। एक बार आप अपने आंसर की का मिलान कर लीजिए, उसके बाद हम आपके लिए कट ऑफ के बारे में भी चर्चा करेंगे।